एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर जो कल का लेक्चर है वो समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? सर मैंने रिकॉर्डिंग ली थी, वो तो मुझे बिल्कुल भी नहीं आई। ओहो, कल के लेक्चर के बीच में टेस्ट था ना बेटा, उस टेस्ट को था। सर मैंने कल की क्लास नहीं ली। अच्छा कोई नहीं, उसको क्लास ना लेने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अकाउंटिंग इक्वेशन का टेस्ट था। ठीक है इफ्रा? यस सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। माइक म्यूट करो। हाँ, कल की जो क्लास थी वो बेसिकली आपके पास आप ये कहें कि अकाउंटिंग इक्वेशन का टेस्ट था। तो कल की क्लास अगर आपने मिस की है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आपकी रूटीन वाली क्लास है वो बिल्कुल उसी तरह से ही चल रही है जैसे नॉर्मली चल रही होती है। ठीक है इफ्रा? ओके सर। चलो अब यहाँ देखो, हमने लास्ट क्लास में ट्रांजैक्शन को जब हम रिकॉर्ड करते हुए चल रहे थे तो हमारी आखिरी ट्रांजैक्शन कौन सी थी बेटा, वो मुझे बताओ। जी बेटा, आखिरी ट्रांजैक्शन जिसको हम रिकॉर्डिंग फेज में लेके चल रहे थे क्या थी? So goods costing 1,80,000 sold for 2,70,000 on cash. Goods costing 1,80,000 were sold for rupees 2,70,000 on cash. ठीक है बेटा, ये ट्रांजैक्शन थी। Yes, sir. अच्छा, अब इसके बीच में मैं आपके पास समझा रहा था कि इन्वेंट्री जो हमारे पास हमारा एसेट है, इस एसेट में इंक्रीज कैसे होगा बेटा? आपकी परचेज या प्रोडक्शन की वजह से। तो मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं? Yes, sir. या सरप्लस की वजह से। ठीक है, अब ये सरप्लस की वजह से इजाफा कैसे होगा वो इंशाल्लाह जब आप इन्वेंटरी के अपने टॉपिक पे जाएंगे तो डिटेल से बात करूंगा। लेकिन फिलहाल आप इन दो चीजों को अपने माइंड में रखें कि इन्वेंटरी में इजाफा क्यों होता है, या परचेज की वजह से या प्रोडक्शन की वजह से। ओके सर। अच्छा, इन्वेंटरी में कमी क्यों होती है, डिक्रीज की रीजन क्या है? सेल्स। जी बेटा। सेल्स ड्राइंग की वजह से। एक चीज आप ये कहेंगे सेल की वजह से, एक ड्राइंग की वजह से। डेप्रिसिएशन। नहीं बेटा, इन्वेंटरी की डेप्रिसिएशन नहीं होती, चैरिटी की वजह से। उसको बोलते हैं शॉर्टेज। बेटा बात समझ में आई? शॉर्टेज हो सकती है। यस सर। शॉर्टेज जो है वो नॉर्मल भी हो सकती है और एबनॉर्मल भी हो सकती है। बेटा मेरी बात को फॉलो कर रहे हो? यस सर। इसी शॉर्टेज को हम लॉसेस का नाम देते हैं। ठीक है, और बेटा सर रिपीट करें, किसका नाम देते हैं? शॉर्टेज को लॉसेस भी बोलते हैं ना बेटा। ओके सर। ठीक है बेटा, तो समझ आ रही है नहीं आ रही? यस सर। ठीक हो गया बेटा।
तो आपके लॉसेज, आपकी शॉर्टेज, उसकी वजह से भी इन्वेंट्री कम हो सकती है। इन्वेंट्री की कमी की वजह से आपके पास एक फ्री सैंपल और चैरिटी भी है बेटा, ठीक है। रिटर्न की वजह से, जी बेटा, रिटर्न की वजह से। हाँ, उसके अलावा इसकी डिक्रीज की वजह जो है वो हमारे पास रिटर्न्स भी हैं और इसके अलावा आप ये कह लें कन्वर्टेड इनटू अदर एसेट्स। ठीक है बेटा, यस सर। तो ये टू रीजन है जिसकी वजह से इन्वेंट्री डिक्रीज कर सकती है। अब हम लोग आप ये कह रहे हैं कि फिर जब कभी भी इस तरह से आपके पास ये चीजें आती हैं तो फिर इनके अकाउंट हेड क्रिएट करता है। तो सेल का अकाउंट हेड यहाँ पे क्या होता है बेटा? कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है बेटा। यस सर। ड्राइंग बेटा, पर्सनल। ड्राइंग के ही नाम से अकाउंट हेड आएगा। फॉर एग्जांपल चैरिटी, इसको इसके अपने नाम से ही इसका अकाउंट हेड आएगा। रिटर्न्स में मामला उल्ट हो जाएगा आपके पास, और फिर जिस एसेट में कन्वर्ट होगा उसके मुताबिक हम इसको अलाइन कर लेंगे। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, ये सारे अपने पास लिख लें। इंशाल्लाह जब हम इन्वेंटरी के टॉपिक में जाएंगे तो वो डिटेल में इनको पढ़ेंगे, ठीक है। ओके सर। अभी ये दो चीजें हमारे काम की है बेटा, बल्कि आप ये कहेंगे यहाँ तक भी हमारे काम का हो सकता है, शॉर्टेज तक, ठीक है। तो सेल में कॉस्ट ऑफ सेल। अब यहाँ देखो, अब मुझे यहाँ पे दो चीजें समझानी है, एक इन्वेंट्री की कमी और एक सेल का होगा। सो एक्चुअली ये एक ट्रांजैक्शन नहीं, ये दो ट्रांजैक्शन है। आपको मेरी बात को समझ में आ रही है? यस सर। तो ये दो ट्रांजैक्शन है। अब पहले ट्रांजैक्शन क्या है कि मेरी इन्वेंट्री में डिक्रीज हुई। इन्वेंट्री जो है बेटा वो क्या हो गई? डिक्रीज कर गई। हाँ, बात समझ में आने वाली। 1,80,000 से इन्वेंट्री जो है वो आपके पास डिक्रीज कर गई है, इसमें कोई इशू तो नहीं है बेटा? नो सर। अच्छा, और डिक्रीज का रीजन क्या है? क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल्स इंक्रीज कर गई है, मैंने चीजों को बेच दिया है, तो इसकी कॉस्ट को मैं यहां से निकालकर कॉस्ट ऑफ सेल्स में लेके चला जाऊंगा। इफ्रा बेटा समझ आई बात? यस सर। ठीक हो गया। तो एक ट्रांजैक्शन ये है कि इन्वेंट्री वाला एसेट डिक्रीज कर गया और कॉस्ट ऑफ सेल्स वाला एक्सपेंस इंक्रीज कर गया बेटा। कॉस्ट ऑफ सेल्स वाला एक्सपेंस इंक्रीज कर गया। गॉट इट? ठीक है बेटा? Got it, sir. Got it. यस सर। तो वाले केटी तो बोलो यार, रमजान में वैसे भी छोटी छोटी बातें महसूस होना शुरू हो जाती हैं। बात समझ में आ रही है? सर कॉस्ट ऑफ सेल Yes, को sir. एक्सपेंस क्यों कह रहे हैं? मैं बात करता हूँ कॉस्ट ऑफ सेल्स पे बेटा। एक्सपेंस इसको इसलिए बोल रहे हैं कि अब ये जो इन्वेंट्री मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने इसका फायदा उठा लिया। तो जब किसी चीज का फायदा उठा लूं तो मेरा एसेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? एक्सपेंस में। नहीं समझी बात बेटा? बोलो। नो सर। हाँ देखो ना, मुझे एक बात बताओ। अच्छा यार माजरत यार, अब इस वक्त फिर वो एग्जाम्पल जो है वो खाने पीने की आ जाएगी, कोई मसला तो नहीं होगा ज्यादा? नो सर बता। हाँ नो सर। हाँ,
आपने देखो घर में आपने वो पकौड़े समोसे बनाने के लिए प्याज और वो आलू लाया था, तो वो क्या होता है? यस सर। वो आपकी यस इन्वेंटरी सर। स्टॉक ही तो है, ठीक है। यस सर। अच्छा, आज शाम को आप अपने पास आप ये कह लें कि अच्छी खासी क्वांटिटी पकौड़ों की बनाएंगे, तो उसमें जो प्याज और वो टमाटर वो आलू कंज्यूम हो जाएंगे, वो क्या बन जाएंगे? एक्सपेंस। हाँ, बात समझ में आई? वो क्या बन जाएंगे? एक्सपेंस बन जाएंगे। भाई एक्सपेंस बनने की वजह क्या, हमने उनको कंज्यूम कर लिया ना। यस सर। मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो? ओके सर। अच्छा, एक बात मुझे बताओ सारे लोग, यस सारे सर लोग पूछिए। मेरे तरफ ध्यान करो भाई। मुझे बताओ, जिसने रोजा रखा हुआ है और जिसने रोजा नहीं रखा हुआ, शाम तक चीजें तो सबके बराबर हो जाएंगी ना? मेरी बात को बेटा फॉलो करें। यस सर। आपको मेरी बात को समझो। मैंने रोजा रखा आज के दिन में या मैंने रोजा नहीं रखा, जब मगरिब का टाइम आ जाएगा तो मैं और वो शख्स बराबर हो जाएंगे। उसने रोजा रखा था, मैंने रोजा नहीं रखा। मेरी पूरे दिन की खाना पीना और बेटा उसका पहला घूंट पानी का, वो बराबर नहीं हो सकते। उसको उस पानी के घूंट में अल्लाह ताला ने वो मजा देना है जो मुझे पूरे दिन के खाने में नहीं देना उसने। मेरी बात यस समझ सर। में आई? ठीक है। और फिर बेटा देखो ना, जिंदगी गुजर जाती है, जिंदगी गुजर जाती है और ये अमल हमसे रह जाते हैं। और फिर एक बात तो मुझे बताओ, रोजा हमने किसके लिए रखना है पुत्रों? अल्लाह पाक के अल्लाह लिए। ताला के अल्लाह ताला के लिए सर। तुम्हें इसका मतलब पता है? किसका यस सर? सर। नहीं, इसका मतलब अभी आपको नहीं पता। इसका मतलब उसी को समझ में आता है जो किसी से मोहब्बत करता हो। ठीक है सर। हाँ, जब आप नहीं किसी से पता। मोहब्बत करते हैं और वो आपको कोई काम कहता है, तो बेटा उस काम को ना करना फिर मोहब्बत की तौहीन होती है। और फिर आपको एक दफा वो ये कह दे कि आपने इस काम को करना है और मैं उस काम को ना करूं, इसका मतलब मैं उससे मोहब्बत नहीं करता। अगर मैं उससे मोहब्बत करता मजबूरी हूं हो यस तो सर। सकती है सर। फिर इस काम को ना करना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। या मैं अगर उससे मोहब्बत करता हूं ना, तो फिर उतनी मोहब्बत नहीं करता जो जो मेरे अमल को चेंज करने के लिए काफी हो जाए। तो ये मुझे ना, मेरा अल्लाह कह रहा है कि बस खाना पीना छोड़ दे। अच्छा, खाली खाना पीना छोड़ना है? गुनाह भी नो है। सर। हाँ, मुझे झूठ नहीं बोलना, मुझे किसी की चुगली नहीं करनी, मुझे किसी की गिबत नहीं करनी। आप मेरी बात को बेटा फॉलो करें। तो यस गुनाहों से सर। अपने आप को रोकना यस है। सर। फिर बेटा ये बड़े कीमती वक्त होते हैं, इसके बीच में ना मुझे अपने अमाल के काम करने हैं, मुझे कुरान पाक पढ़ना है, मुझे जिक्र अज़कार करना है। मेरी बात को बेटा फॉलो करना है। बेटा गुजर जाएंगे 30 दिन, क्या गुजर जाएंगे, पहला दिन गुजर ही चुका है यार, यस यकीन सर, और स्लाइड्स भी करें। भेज दें। पहला दिन ऑलमोस्ट गुजर चुका है यार, बस थोड़ा सा टाइम है आपके पास, उसके बाद ये पहला दिन वैसे ही गुजर जाएगा। तो आप इमेजिन करें कि अभी तो हमें ये भी नहीं समझ में आया कि रमजान मुबारक शुरू भी हुआ है या नहीं हुआ, तो वहां पे आपके पास पहला रोजा इख्तिताम के करीब है। मेरी बात को अंडरस्टैंड करें? यस यस सर। सर। चलो बेटा, अब यस सर। इसको बेटा खास तौर पे अपने ध्यान में रखना, ये जो डिस्कशन है इसको बस देखना यार, अल्लाह ताला हमें ना इसकी रमजान की कदर करने की तौफीक दे दे। और ये आमीन। 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 इंशाल्लाह सर। आमीन। अब सुनो, तो वो जो आपने चीजें मंगवाई और मंगवाने के बाद आपने उनको कंज्यूम कर दिया, तो आपने कहा अब ये मेरा एक्सपेंस हो चुका है। जब तक वो चीजें मेरे पास पड़ी थी वो मेरा एसेट था। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। यस यस सर। सर। लेकिन जो जो मैं उनको कंज्यूम करता जाऊंगा वैसे वैसे वो मेरा एक्सपेंस बनता जाएगा। तो सिमिलरली आप यहाँ पर देखिए, जब मैंने इन चीजों को खरीदा था तो मैंने इनको अपना एसेट बनाया था, लेकिन क्योंकि अब मैंने इनको कंज्यूम कर लिया है, मैंने इनको सेल कर दिया, मैंने इनको किसी और को दे दिया, तो मैं इसको एसेट में से निकाल के किस में ले गया? एक्सपेंस में। क्लियर है? यस यस सर। सर।
आपका यस सर। इंक्रीज हो गया, आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स, आपकी एक्सपेंस है जो इंक्रीज होगी। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, आपने जो क्वेश्चन पूछा था एक्सपेंस वाला, वो आपको क्लियर है? जी सर क्लियर है। इसके अलावा कोई और बात तो नहीं है बेटा? नो सर। अच्छा ठीक है, क्योंकि मैं मेरे माइंड में ये था कि सम टाइम आपके पास आपके कुछ लोग हैं जिन्होंने ना आपके पास आप ये कहें कि एसेट एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर की टर्म निकाली गई है। मेरी बात को बेटा फॉलो करें। जी सर। वो आप ये कह लेंगे बस वैसे ही वो किताबी सी बातें हैं। एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में हम लोग कोई फर्क नहीं लेते, वरना आपके पास कुछ अकाउंटेंट ये कहते हैं कि एक्सपेंडिचर जो है वो परचेजेस एक्सपेंडिचर होता है, वो अपनी कोई लॉजिक्स देते हैं उसके लिए, वो छोड़ दें उन चीजों को। मतलब हमारे लिए सिंपल है कि हम एसेट और एक्सपेंस की डेफिनेशन में रहें। क्लियर है बेटा? यस सर। जी सर। ठीक हो गया बेटा, आगे चलो यहां से। अब एक चीज कि पहली ट्रांजैक्शन में मेरे दो अकाउंट है, एक इन्वेंट्री, एक कॉस्ट ऑफ सेल्स। अगली ट्रांजैक्शन में फिर दो अकाउंट है, एक कैश और एक सेल्स। ये दो ट्रांजैक्शन है, ये एक नहीं है। ठीक है? कैश और सेल्स की तरह बेटा, कैश आपका एसेट इंक्रीज कर गया बेटा, सेल्स आपकी इनकम ये भी इंक्रीज कर गई, 2,70,000 से और 2,70,000। बेटा ये बात समझ में आई? यस सर। हाँ, तो जो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है उसमें हम इसको दो चीजों के साथ लेके चलेंगे। एक इन्वेंटरी का डिक्रीज दिखाएंगे कि हमारा एसेट डिक्रीज कर गया बेटा 1,80,000 से, और उसके साथ साथ हम ये भी दिखाएंगे कि हमारे पास हमारी कैश बढ़ गई और हमारी इनकम बढ़ गई। ठीक है बेटा? सर। ओके सर। ठीक हो गया बेटा। अगली ट्रांजैक्शन बेटा बताओ। सर आपने प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं किया। हो गया है? उसका सेपरेट अकाउंट नहीं बनाया। बनाने की जरूरत नहीं है, हो गया है बेटा। वो कैसे? आप जरा गौर से देखें, हमने अपनी इनकम को इंक्रीज करवाया है 2,70,000 से, हमने अपने एक्सपेंसेस को इंक्रीज करवाया है 1,80,000 से। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। यस सर। यस सर। यस सर। ऑटोमेटिकली आपके पास आपका जो डिफरेंस है इसमें, जो 180 और 270 का है 90,000, ये आपका प्रॉफिट रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। मैं समझाता हूं आपको, यहाँ पर देखो। हाँ, आपने अक्सर एक बात सुनी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उस समय लग रही है बात? सर जी बेटा। ठीक है। कोई इश्यू है तो मुझे बताओ बेटा। नो सर, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारे पास एक स्टेटमेंट है जिसको इनकम स्टेटमेंट, यानी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम इसका नाम है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जैसे एक स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है बेटा? इसको स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव, SOCI, ठीक है? ये बात आ रही है समझ? यस सर। यस सर। स्टेटमेंट के दो हिस्से हैं, एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, और एक स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इसको हम
P&L बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, और इसको हम लोग बेटा OCI बोलते हैं, OCI, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है बेटा? Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब जो ITA है उसमें हमारी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में बस यहां तक, जब आप पेपर 1 में जाएंगे तो फिर आप ये स्टेटमेंट भी करें। क्लियर है? जी सर। इसलिए अक्सर आपका एग्जामिनर आपका जब क्वेश्चन देता है तो आपको ये नहीं कहता कि स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम बनाओ, कहता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ। ठीक है? ओके सर। ठीक है। पिक्चर ले लो इसको। ये क्या तो अभी जरा हाँ, ले लिए पिक्चर बेटा? Yes, sir. अच्छा, दूसरी स्टेटमेंट है, अब पहले इसका मेरे को फॉर्मेट भी बना लेते हैं छोटा सा। अब स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, सो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी जिसको हम लोग SOCI बोलते हैं। ठीक है बेटा? Yes, sir. अब इसमें मुझे क्या करना है? मुझे सबसे पहले अपनी सेल्स को रखो, अपने रेवेन्यूज को रखो। तो मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो? Yes. और इसमें लेस करना है कॉस्ट ऑफ सेल्स को। लेस करना बेटा मुझे किसको? कॉस्ट ऑफ सेल्स को। क्लियर? जी Yes, sir. सर। उसके बाद इसको लेस करने के बाद मेरे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट्स। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगा अदर इनकम, अदर देन सेल, कोई छोटी मोटी इनकम हो जाए, कोई कमीशन मिल गया मुझे, कोई मुझे डिस्पोजल से गेन हो गया, कोई आप ये कह लें कि कहीं से कोई मेरे पास अभी कहेंगे जो मेरे रेंट का कोई मुझे आपके सबनेटिंग से कुछ मिल गया, छोटी मोटी इनकम, कोई डिस्काउंट रिसीव हो गया, कोई इन्वेस्टमेंट इनकम आ गई, तो उसको मैं यहाँ पे इंक्लूड कर दूंगा। मैं इसमें से एक्सपेंसेस को माइनस करूंगा, यानी मैं इसमें से सेलिंग एक्सपेंसेस को माइनस करूंगा, मैं इसमें से एडमिन एक्सपेंसेस को माइनस करूंगा। ठीक है? मैं इसमें से फाइनेंस चार्जेस को माइनस करूंगा, ये इंटरेस्ट पर अप्लाई करता हूं, उनको माइनस करूंगा, तो मेरे पास मेरा प्रॉफिट है। क्या मेरी बात को फॉलो करें? Yes. जी सर। तो कोई मुश्किल तो नहीं है स्टेटमेंट ये? No, sir. बड़ी आसान सी स्टेटमेंट है जो बेसिकली आपके पास आप देखेंगे आपकी ना प्रेजेंटेशन के लिए बड़ा सिंपल सी प्रेजेंटेशन। अब अगर आप देखें कि यहाँ पे मेरा रेवेन्यू 270 का हो और मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स 1,80,000 की हो तो ऑटोमेटिकली मुझे 90,000 का प्रॉफिट आ गया बेटा। यस सर। Yes, sir. वैसे मैं लग रही है बात नहीं समझ लग रही, Sir. पर दिल घबरा तो नहीं रहा? No, sir. नो सर। No, sir. ठीक हो गया बस। चलो चलो तो ये इस तरह से ये प्रॉफिट ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो गया। ठीक है? Okay, sir. ओके सर। अब ट्रांजैक्शन अगली बोलो बेटा। अच्छा ठहरो, तो मैं दूसरी स्टेटमेंट भी दिखा दूं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। Yes, sir. चलो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एग्जैक्टली आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन ही है, यानी आप एसेट्स को रिपोर्ट करेंगे। आपको याद होगा हमने एक अकाउंटिंग इक्वेशन वर्टिकल बनाई थी,
ध्यान में आ रही बात? Yes, sir. जी सर। ये है कि एसेट्स में मैं सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स बताऊंगा। अब नॉन करंट एसेट्स, फिर उसके साथ साथ मैं इनको ये बताऊंगा कि मेरे करंट एसेट्स कितने हैं। यदि आप यूं समझिए कि नॉन करंट एसेट में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इस तरह की चीजें लेते हैं। करंट एसेट में इन्वेंटरी, रिसीवेबल्स, कैश बता दूंगा। इससे मेरे पास मेरे टोटल एसेट्स आ जाएंगे। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। Yes, sir. अब उसके बाद मैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज की हेडिंग दूंगा। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि इक्विटी क्या है। तो इक्विटी में मैं अपने पास अपना कैपिटल बताऊंगा जी। कैपिटल पहले से इतना था, इतना इसमें नेट प्रॉफिट हो गया इस साल का, इस महीने का। ठीक है बेटा? यस सर। ड्राइंग कर ली, यानी इस कैपिटल में से मैं इतनी अमाउंट ड्रॉ भी कर चुका हूं। अब मेरे पास मेरा क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है? तो अब मेरा क्लोजिंग कैपिटल इस डेट पर ये, फिर मैं इसमें नॉन करंट लायबिलिटीज बता दूंगा कि मेरी नॉन करंट लायबिलिटीज कोई लोन चुन लिए वो कितने के। तो मेरी बात को फॉलो करें। जी सर। और करंट लायबिलिटीज, पेएबल, अक्रूड एक्सपेंसेस, इस तरह की चीजें बेटा कोई प्रोविजन में होगी। और इधर मेरे पास टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी का। बेटा क्लियर है? यस सर। तो ये तो एग्जैक्टली अकाउंटिंग की इक्वेशन ही है बेटा। मेरी बात को अंडरस्टैंड करें, बस फॉर्मेट के साथ, अलाइनमेंट के साथ। तो बेटा ये है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बात समझ में आ रही है? यस सर। जी सर। मेरे पास यार आपको बड़ी अजीब सी बात बताऊं, यहां पर बोर्ड पे देखना यार, यहां देखो बोर्ड पे बेटा। हाँ, हमने ना कोर्स को डिस्कस किया था, ऐसा ही था। ये डिस्कस किया था ना, नजर आ रहा है? यस सर। ये स्लाइड नजर आ रही है बेटा? जी Yes. सर आ रही हैं। सर। और यार मुझे लगता है आज मैं आपको बहुत ज्यादा तंग कर रहा हूँ। नो सर, नो नो सर। सर। और चलो बर्दाश्त करना यार। अच्छा चलो, पहला आपके पास इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग, बेटा वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है। ये जो अभी हम बना रहे हैं ना कि ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया, ये इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, आपका पहला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, ऑलमोस्ट डन हो चुका है, यानी 20 to 30% कंप्लीट हो चुका है। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। यस सर। यस सर। ये जो नंबर 3 है ना, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो यही है। ये जो मैंने अभी बनाया बोर्ड पे, कुछ चेंज नहीं है, यकीन करो कुछ चेंज नहीं है, एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट्स है। मेरी बात को ओके follow- सर। Sir. इसका मतलब है कि हम तकरीबन कोई 60% तो कोर्स खत्म कर चुके हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? 60%। आ रही है सर। हाँ सुनो मेरी बात सुनो, इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ चीजें हमें सोचनी पड़ेंगी। बात यह है कि ये जो हम बात कर रहे हैं ना 60%, हाँ अगर कोई थ्योरेटिकली मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा मैंने तो कंप्लीट करवा दिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लेकिन प्रैक्टिकली अभी आपको पता ही नहीं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। मेरी बात को बेटा फॉलो करें। Yes, यस sir. जी सर। सर। अब क्वेश्चन कहाँ से आता है? अब तुम्हें बात समझ में आएगी कि तुम्हें पहले दिन क्या समझा रहा था। ये नंबर 2 और नंबर 4 है ना, ये असल आईटी है। बात समझो। यस सर। अब इसी को उसने क्या करना है, अब ये जो आपके पास आपका आईटीए है, ये क्या है देखो यहाँ पे, मीनिंग ऑफ बिजनेस क्या है, तो मुझे यहाँ पे देख के बताओ।
तो मुझे देख के बताओ क्या तुमने इसको कर लिया नहीं किया? हाँ भाई बोलो ना यार, क्या हो गया है? भाई मीनिंग ऑफ बिजनेस हमने कर लिया, मोड ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यस सर। सोल प्रोप्राइटरशिप, यस सर, ये वाली कर ली। ठीक है बेटा। यस सर। यस सर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट क्या है, रिस्पांसिबिलिटी क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है, यूजर ग्रुप कौन सा कर चुके हैं, फंडामेंटल अकाउंटिंग कांसेप्ट में एक्रूअल, कंसिस्टेंसी, ट्रू एंड फेयर, मटेरियलिटी, प्रूडेंस, कंप्लीटनेस, गोइंग कंसर्न, सब्सटेंस ओवर फॉर्म। मतलब हम ना आप ये कह लें कि कुछ कर चुके हैं, कुछ बाकी है। एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एसेट क्या, लायबिलिटी क्या, इक्विटी क्या, इनकम क्या, एक्सपेंस क्या, ये सब कर चुके हैं। आप कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन भी कर चुके हैं। डबल एंट्री बुक कीपिंग, हाँ बिल्कुल। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होते हैं, कर चुके हैं। बुक ऑफ प्राइम एंट्री क्या, ये अभी आप मतलब आप ये कहेंगे हम अगले 5 मिनट में अपनी जर्नल लेजर को बना लेंगे, ट्रायल बैलेंस को बना लेंगे, कोई इशू नहीं। लेकिन हम थोड़ा सा टाइम देना चाहते हैं जिसके बीच में आप ये कहेंगे हम इस चीज को समझें, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो आप खुद सर देखेंगे प्रूडेंस कर लिया हमने। इसका मतलब क्या था, तुम्हें याद हो तो हमने कहा था कि आपकी अकाउंटिंग जो है उसके बीच में जो एक्सपेक्टेड गेन्स है उनको नहीं रिकॉर्ड किया जाता, लेकिन जो एक्सपेक्टेड लॉसेस उनको रिकॉर्ड किया जाता है। ध्यान में आ रही है बात? प्रूडेंस। Yes. यस सर। इसके ऊपर हमने डिस्कस किया था। अच्छा अब वापस आओ, थ्योरेटिकली ये भी हो गया। थ्योरेटिकली प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रिपरेशन कोई इशू नहीं। हम आप ये कहेंगे अगले 5 से 6 दिन के बीच में सब कंप्लीट कर लेंगे। आप मेरी बात को बेटा फॉलो करें। यस सर। बट अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप पेपर में जाके इनकी बेस के ऊपर मार्क्स लेके आए तो आपको ना, अगर एग्जामिनर नेगेटिव मार्क्स दे सकता हो तो वो नेगेटिव मार्क्स देगा। मेरी बात को बेटा फॉलो करें। यस सर। सर इस बात को मैं थोड़ा सा क्लियर कर दें। क्लियर करने का मतलब है कि तुम्हें एक लफ्ज नहीं आता। अब ठीक है। अब समझ आई बात मेरी? यानी आप अगर पेपर में जाएंगे तो आपको एक लफ्ज नहीं आता, आप तो ये समझ के जाएंगे कि आपका पेपर पास हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि अगर उसके पास ये अथॉरिटी होती कि आपके नंबर -10 कर सकता तो -10 करके भेजता आपको। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर आ रही है। अच्छा यस इसका सर। मतलब क्या मैं करना क्या होगा, हमने बेसिक्स पढ़ ली, अभी हमें बेसिक्स ही पढ़नी थी। फाइन, बहुत अच्छा, ठीक है बेटा। यस देखो जी सर। अब एटलीस्ट हमें ये समझ में आ रही है कि अकाउंटिंग है क्या यार, ये एसेट क्या होता है, ये लायबिलिटी क्या है, ये इंक्रीज क्या है, ये डिक्रीज क्या है, ये डेबिट क्या है, ये क्रेडिट क्या है, ये समझ में आ गया बेटा। क्लियर है? यस सर। अब यस सर। हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से एक स्टेप आगे रखना पड़ेगा, एक स्टेप आगे, और यहां आना पड़ेगा। ये जो आपके पास चैप्टर है ना, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, प्री पेमेंट्स एंड अक्रूवल, करेक्शन ऑफ एरर्स, इन्वेंटरी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, बेटा मेरी बात को फॉलो करें। सो बेसिकली यस सर। चार चैप्टर हैं, 6 नहीं 4 चैप्टर हैं जो आपकी आईटीए का, जैसे अभी है ना कि आईटीए की जान जिस वो आप ये कहेंगे जिस तोते में बंद है ना, तो वो ये 4 चैप्टर है। कौन कौन से? एक है बेटा अलाउंस फॉर बैड डेट्स, एक है बेटा प्री पेमेंट्स एंड अक्रूवल, ठीक है बेटा, एक है आपके पास इन्वेंटरीज और एक है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। बेटा ये 4 चैप्टर हैं जिनको आपने, जिसे कहते हैं कि एबनॉर्मली परफॉर्म करना है, नॉर्मली नहीं, एबनॉर्मली, ठीक है बेटा। यस सर। ओके सर। ओके सर। अच्छा उसके बाद करेक्शन ऑफ एरर्स, हाँ ये आपके पास आपका वो चैप्टर है जो आपको ये बात समझाएगा, आपको खुद समझाएगा कि आपको क्या चीज कितनी आती है, क्योंकि करेक्शन ऑफ एरर उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक किसी चीज को आप उसको ठीक करना आपको आता ना हो। यानी जब तक वो चीज आपको आती नहीं है, आप अपने एरर को कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं? मेरी बात पे तो समझो या नहीं समझे? जी सर। यस सर। और भाई देखो ना, एक बंदा गलत गाड़ी ड्राइव कर रहा है,
इसका मतलब आपको ड्राइविंग आती है, आपको ये बात समझ में आती है कि इस चीज को आपने कैसे परफॉर्म करना है। जब वो गलत करे तो आप उसको बता सकते हैं भाई तुम गलत कर रहे हो, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो। ठीक है, एक क्वेश्चन एक आपका दोस्त गलत परफॉर्म कर रहा है तो उसको ठीक करने के लिए जरूरी है ना कि वो क्वेश्चन आपको आता हो। यस सर। यस सर, बिल्कुल। नहीं पता चलेगा कि वो गलत कर रहा है या ठीक कर रहा है, ऐसा ही है। ठीक है, तो बेटा करेक्शन ऑफ एरर यस सर। हर टॉपिक के साथ अटैच होती है, हर टॉपिक के साथ इसका अपना एक वेट है। ठीक है, यानी यूं समझे कि हर टॉपिक के साथ ये बिल्ट इन है कि अगर वो गलत हो जाए तो हमने उसकी गलती को ठीक कैसे करना है। तो बात समझ में आ रही है? बैंक जी रिकॉन्सिलिएशन यस सर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि वो कैश जो हमारे पास हमारे बैंक में पड़ी हुई होती है और जो चेक हमने इशू किए थे उनको हम रिकंसाइल कैसे करते हैं। एक अच्छा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बेटा मेरी बात को फॉलो करें। लेकिन ये इसके अलावा है, यानी यूं समझे कि बैंक रिकंसिलिएशन अगर मैंने नहीं परफॉर्म किया हुआ ना तो कोई परवाह नहीं, उसका 8 नंबर का क्वेश्चन आया, मुझसे नहीं सॉल्व हुआ, भाड़ में गया क्वेश्चन, मुझे नहीं आता। मेरी बात को बेटा फॉलो करें, यस सर। बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपको प्री पेमेंट नहीं आती, अक्रूवल नहीं आता, अलाउंस और बैड डेट्स नहीं आती, आपको इन्वेंटरी नहीं आती, आपको प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट नहीं आता, तो इसका मतलब कि आपको आईटीए नहीं आता। एक टॉपिक भी इसमें से मिस होने का मतलब है आईटीए फेल हो जाएगा। आप मेरी बात को समझ रहे हो? यस सर। यस सर, समझ रहे हैं। अच्छा, अब हमें करना क्या होगा? हमें बेसिकली इन 4 चैप्टर्स को परफॉर्म करना है। ठीक है, ओके ओके सर। सर। जब इन 4 चैप्टर्स को हम परफॉर्म कर लेंगे तो फिर बेटा हम क्या करेंगे, हम वापस इधर आएंगे। फिर यहां पर हम अपने क्वेश्चन को वैसे डन करेंगे जैसे एग्जामिनर चाहता है। जैसे आपको याद होगा मैंने कहा था यार ये सवाल ना करना, क्यों ना करना भाई? इसलिए ना करना कि अभी तुम उसको नहीं कर सकते, पहले आगे सीख के आ जाओ। वो बात समझ में आई? यस सर। जी फिर सर। हम इससे आगे जाएंगे कि हम प्रिपरेशन करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो इतनी है जितनी मैंने लिख दी है। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें नहीं कर रहे? सर कर रहे हैं। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो यही है, यही इसका फॉर्मेट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उसमें मारना किधर है? इसके अंदर उसने जो एडजस्टमेंट्स देनी है वहां पर उसने जाकर मुझे पकड़ना है। उसने इन्वेंट्री को दे के मुझे वहां पर आप देखिए कि घुटनों के बल गिरा देना है। मैंने लिखनी है इन्वेंट्री जो मेरा करंट एसेट है, लेकिन मैं उसमें वैल्यू क्या लिखूंगा ये मुझे इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड और टॉपिक समझाएगा। मुझे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वैल्यू लिखनी है अपने पास अपने नॉन करंट एसेट में, लेकिन वो क्या वैल्यू होगी, वो कैसे आएगी, वो भाई वो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का स्टैंडर्ड समझाएगा मुझे अपने रिसीवेबल्स को लिखना है, लेकिन किस वैल्यू पे लिखना है? कहता है भाई वो अलाउंस और बैड डेट्स को देके आओ, फिर तुम्हें समझ लगे कि तुम कैसे लिखोगे। अब तो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर। ये टॉपिक असल जो आपका कोर्स है वो ये 4 टॉपिक है। अब अगर असल कोर्स से 4 टॉपिक हैं तो आपका एक सवाल ये भी हो सकता है कि सर फिर आप हमारे क्या इधर अकाउंटिंग इक्वेशन और इन चीजों पे लगा रहे हैं, हमें वो काम क्यों नहीं करवाते? मेरी बात को बेटा फॉलो करें। यस सर। यस सर। तो मेरी अपनी भी ख्वाहिश है कि मैं जितनी जल्दी हो सके आपका वो टॉपिक स्टार्ट करवाऊं। ठीक है, लेकिन उससे पहले पहले आपको बेसिक अकाउंटिंग तो आ जाए, आपको रिकॉर्डिंग तो आ जाए, आपको उसकी समरी बनानी तो आ जाए। आप मेरी बात को बेटा अंडरस्टैंड करें? यस सर। हाँ भाई, इफ्रा बेटा समझ आई बात? यस सर। ठीक होगा। तो अब यहां तक हमने इसको परफॉर्म किया, यहां तक कोई इश्यू तो नहीं है बेटा। अब स्टेटमेंट्स को देखो, ये स्टेटमेंट्स है जो हमने बनानी है। ठीक है, यस सर। ओके सर। आगे आ जाओ। अब ट्रांजैक्शन को देखो, मैंने आपको ये सारी स्टेटमेंट इसलिए बताई, इसकी वजह भी है। इसकी वजह ये है कि आप अगर देखेंगे ना इसको, आप देखिए जिस टॉपिक पे हम अभी पहुंचे हैं कि जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और अभी भी मैंने आपको बताया कि यार ये हमने जस्ट अपने पास अपनी वो एक जिसे कहते हैं कि बड़ी क्रूड सी इसकी वो ली है, वो पिक्चर ली है। अभी हमने स्टेटमेंट्स को प्रॉपर्ली डेवलप नहीं किया। ठीक है, मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो उसने अपने स्टडी टेक्स्ट में बहुत शुरू में आप ये कह लें कि इस चीज को प्रेजेंट कर दिया कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। ठीक है,
ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेटा क्लियर है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ओ भाई मुझे क्या समझ में है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पहले चैप्टर में क्या है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या है, मैं कहां से समझूंगा इसको? और मुझे तो सीधी सीधी अकाउंटिंग का भी नहीं पता। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। अभी भी मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में सिर्फ आपको उतना समझाया जितना आप समझ पाते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अभी आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बना के दिखाऊंगा तो फिर आपको एहसास होगा कि अच्छा ये ऐसे बनती है। बेटा क्लियर है? यस सर। ठीक हो गया। चलो बेटा आगे चलो। हाँ भाई अगली ट्रांजेक्शन बताओ पुत्रो। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बेटा क्या है? Sir, goods costing 2 lakhs. अभी आज के दिन के लिए इतना काफी है, इसको यहीं पे कंक्लूड कर दो। कल इंशाल्लाह यहाँ से आगे इसको लेके चलेंगे। ठीक है बेटा? Okay, sir. ठीक है ओके सर। अल्लाह हाफिज बेटा जी। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफ़िज़ सर।